स्टाफिंग इजी चैप्टर है, बट इसके ना एक दो जगह से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं स्टाफिंग के। इसकी केस स्टडी आती है स्टाफिंग की। स्टाफिंग से ना डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं। स्टाफिंग से केस स्टडी आती है, ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग से क्या बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एक एक आते हैं। स्टाफिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट आए हैं। रेयरेस्ट में भी एक ही आता है। अगर डायरेक्ट आ भी गया, एकदम किस्मत ही चंदी धुंदी चली और आ गया, तो वो सिलेक्शन के प्रोसेस आ जाते हैं, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो सीक्वेंस में होना चाहिए, उसका तो आप सीक्वेंस भी नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो वहां से आता है। देखो सर, स्टाफिंग स्टाफिंग मतलब क्या होता है सर? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। सर देखो, एडवांटेज या बेनिफिट्स या नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सर सबसे पहला क्या दिया हुआ है? ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। सर आप समझो, आपने प्लान कर लिया, रिसोर्स का जुगाड़ कर लिया, भैया अब गुड्स बनाने के लिए मुझे कौन चाहिए? स्टाफ। बिना स्टाफ के तो ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स कौन बनाएगा? ऑर्गेनाइजेशन चलेगा ही कैसे? तो सबसे पहला ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज इसी पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ है कि नहीं है, और प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए सर। अगला है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस आदमी से क्या काम कराना, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट। ये अगर आ गया तो आप अगले सीएम पीएम भी बन जाओगे। प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब, किस आदमी से क्या काम कराना है, ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है सर। अगला दिया हुआ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो मैम है जो मेरे अंदर अपॉइंटेड है, जो मेरा टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं। तो हुआ ये कि मैं जो उनको काम वगैरह दिया था वो पूरे काम कंप्लीट कर लेते। अब हुआ ये कि मैं इधर इतना क्लासेस में बिजी हो गया कि मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि उनको लिए कोई नया काम सोचना भी है कि क्या करना है मेरे को। तो हुआ ये कि मैम एक दिन पूरा फ्री रहे। वो एक दिन की जो मैंने उन्हें सैलरी दी, दैट वाज शेयर वेस्ट। शेयर वेस्ट, क्योंकि वो एक दिन वो मैम कुछ काम ही नहीं किए। तो वो तो मेरे लिए वेस्टेज हुआ ना सर। आप इसको छोटे लेवल में सोचोगे तो क्या हुआ सर, कोई बात नहीं। बट सर बड़े लेवल पे सोचोगे तो इट्स अ शेयर वेस्ट, कि आप कुछ नहीं किया और उसका भी आपको पैसा मिल गया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगला दिया हुआ है सर की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। सर आप समझो, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, रिसोर्स का जुगाड़ हो गया, जब तक स्टाफिंग नहीं होगी आप डायरेक्शन किसको दोगे? की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। अदर फंक्शन भी तो इसी पे डिपेंड करता है सर। स्टाफ होंगे तो डायरेक्शन दोगे, स्टाफ होगा तब तो कंट्रोल करोगे। स्टाफ ही नहीं है तो कंट्रोल किसको करोगे सर? समझ आ रही है बात? अगला देखो सर, फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट मींस काबिल, वो लोग जो सर काबिल हो। आप कोई भी काम किसी को थोड़ी दे सकते हो सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा कौन आदमी क्या काम कर सकता है सर। आ रहा है समझ? बैठा दिमाग में? आप देखो, जितनी भी लोन बेचने वाली कंपनियां, दे आर डैम स्मार्ट, डैम स्मार्ट। वो कॉलिंग के लिए ज्यादातर गर्ल्स को यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई लड़का फोन किया और मैं अगर बिजी रहा और वो उस टाइम बोला सर क्रेडिट कार्ड बेचना है, अंधाधुंधी लाइन से गाली सुनेगा, एक फ्लो पे सुनेगा पूरा। और इतनी डिग्निटी है नॉर्मली लोगों पे, बाकियों को नहीं पता मेरे को, नॉर्मली लोगों में इतनी डिग्निटी है कि गर्ल्स के सामने या गर्ल्स को कोई पलट के तुरंत गाली नहीं बकता। आप अपने दोस्ती यारी में कुछ भी करो, अननोन पर्सन अननोन गर्ल को कोई भी क्या बोलते हैं फटाफट गाली नहीं देगा। कंपनीज आर डैम स्मार्ट, इसी तरीके से वो मार्केटिंग कर रहे हैं सर। लड़के रहते तो बकाबक बकाबक गाली दे देते हैं। अगला देखो सर, अगला दिया हुआ है हेल्प्स इन कंपीटिंग। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज बहुत सपोर्टिव है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में सर कंपीट कर पाओगे। दिवाली का टाइम आ रहा है, जिसके स्टाफ अच्छे होंगे, दुकान में धंधे में सपोर्ट करेंगे, वहां पर सर काम अच्छा होगा। जिसके स्टाफ अभी छुट्टी मार रहे हैं, प्राण बच जाएगी उनकी, क्योंकि सर आधे से ज्यादा आप काम ही नहीं कर पाओगे अगर दुकान में स्टाफ ही नहीं आ रहे तो सर। हेल्प्स इन कंपीटिंग। अगला देखो, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। होता ही है सर, सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, जो पर्सन को जो काम आता है वही काम देते हैं, तो इससे क्या होता है, वो पर्सन सेटिस्फाइड भी होता है। जो पर्सन को अगर वो, आप समझो ना सर, मैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट को अकाउंट्स दे दूं, मैं बोलूंगा ये टेली में एंट्री मार, वो 2 मिनट तक मेरे को देखेगा, मैं उसको देखूंगा, वो स्माइल भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं उसका बॉस हूं। आप समझो ना सर, जॉब ना जॉब सेटिस्फेक्शन है ना उसका मोरल बढ़ेगा सर। ठीक है। अगला, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। याद है मैंने आपको बताया था एचआर डिपार्टमेंट बहुत बड़ी चीज है, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, स्टाफिंग। उसका एक छोटा सा फंक्शन है स्टाफिंग। एचआर डिपार्टमेंट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करता है। देखो सर क्या क्या चीजें और करता है, बताओ सर। सबसे पहले क्या करेगा, कितने लोगों की जरूरत है, दूसरा सर लोगों को जॉब देगा, तीसरा उनके ग्रोथ के बारे में सोचेगा सर, चौथा प्रमोशन वगैरह जानते हो ना, प्रमोशन ट्रांसफर्स। अगला सर
सर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों टाइप के मोटिवेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी को जॉब से पहले रिटायर किया जा रहा है उसके टाइम पीरियड के पहले, तो उसको कंपनसेट किया जाता है। आपके प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसे डलवाएंगे सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल सब करवाएंगे सर। अगला, आपके काम को चेक किया जाएगा, साल भर में आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, क्या आपको जितना टारगेट दिया रहा है वो टारगेट आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं सर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग वेयर एचआर डिपार्टमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, चलो सर ये देखो, सबसे पहले क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसके अंदर तीन है, वर्कलोड, वर्कफोर्स, याद है ना, वर्कलोड कितना है, वर्कफोर्स कितना है, फिर कंपैरिजन करना, ना ज्यादा वर्कलोड अच्छा, क्योंकि अगर वर्कलोड ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयज काम नहीं कर पाएंगे, वर्कफोर्स ज्यादा हुआ तो आप सैलरी ज्यादा दे रहे हो बट काम कम है। सर दोनों को कंपेयर करना, दोनों बराबर होना चाहिए, एस्टिमेट करना मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, हम सबको बोलते हैं भाई आप अप्लाई करो जॉब के लिए, सिलेक्ट करना नहीं करना वो तो हमारी बात है सर, आप अप्लाई तो करो। दूसरा क्या है, सिलेक्शन। सर क्या रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, रिक्रूटमेंट क्या पॉजिटिव प्रोसेस है, यस सर मैं तो बोल रहा हूँ आप अप्लाई करो। सिलेक्शन क्या नेगेटिव है, यस सर मैं तो निकाल रहा हूँ लोगों को, नहीं चाहिए तेरी जरूरत ही नहीं है। अगला क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब सर हम कहाँ कहाँ उनको प्लेस करते हैं, हो सकता है आपको अलग अलग जॉब में अलग अलग जगह में भेजा जाए सर। ओरिएंटेशन, वेरी गुड सर, जहां पर न्यू वर्कर्स को हम क्या करते हैं, पुराने एम्प्लॉय से ओरिएंटेशन करवाते हैं, हम मिलवाते हैं सर। रीजन ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों काम करते हैं, अगर दोनों को नहीं मिलवाएंगे तो क्लैशेस हो जाएंगे सर, तो ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर पाएगा। अगला क्या है, ट्रेनिंग क्या होता है, कोई न्यू स्किल्स सीखना। डेवलपमेंट क्या होता है, उसी स्किल्स को क्या करना है, एनहांस करना, इंप्रूव करना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, देखो सर, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग वेयर नो एचआर डिपार्टमेंट, अगर एचआर डिपार्टमेंट नहीं है तो ये तीन बातें सर, परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपके कैसा काम कर रहे हो उसके बेसिस में। दूसरा है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपको अच्छे कैरियर की तरफ मूव कर सकते हो। और कंपनसेशन, इन केस अगर आपको कुछ हो जाए लॉस वगैरह तो कंपनसेट करा जाता है। ये सब आपको नो एचआर डिपार्टमेंट, ये छोटे मोटे दुकानदारों में मिलेगा। ये जो ये वाला है ना सर, ये कंपनीज में मिलता है। आप लोग जब भी कभी कोई प्रोफेशनल कोर्स कैरियर्स के थ्रू जाओगे ना कंपनी वगैरह में, तो यही तरीका है, ऐसे ही होता है सर, एचआर डिपार्टमेंट होता है और वो यही काम करता है सर। ठीक, अगला देखो सर, कंपोनेंट एलिमेंट ये एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मैंने क्या बताया था सर, जहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या बोल रहा हूँ, आप अप्लाई करो, सिलेक्ट करना नहीं करना वो मेरी बात है, आप अप्लाई तो करो सर। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट भी दो तरीके से होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल याद है क्या होता था, बाहर से, इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इंटरनल के भी दो ही तरीके हैं, प्रमोशन और ट्रांसफर। प्रमोशन और ट्रांसफर ये दोनों याद रखना सर, इंटरनल के दो ही तरीके। सर इंटरनल का फायदा क्या है, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है सर, उसको ट्रेनिंग वेनिंग नहीं देना पड़ेगा, उसको लॉज नहीं बताना पड़ेगा, उसको काम पहले से आता है सर, उसका मोराल इंक्रीज हो जाएगा, वाह मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। बट सर हर सिक्के के दो पहलू है, डिसएडवांटेज भी है सर, नया फ्रेश टैलेंट आएगा नहीं सर, समझ रहे हो ना, नए लोग आएंगे नहीं सर, फ्रेश टैलेंट आएगा नहीं, तो सर होगा ये कि आपका ऑर्गेनाइजेशन पीछे हो जाएगा। सर हो सकता है जो पुराने एम्प्लॉइज है वो इतने रिटेंटिव हो जाए कि वो ढंग से काम ही ना करे सर, ये भी हो सकता है, दोनों चीजें। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से। अब बाहर से अगर अपन नए एम्प्लॉइज लेके आ रहे हैं सर, तो इसके भी फायदे और घाटे हैं सर। ऊपर जो आप पढ़े उसी को क्या करना, अपोजिट कर देना सर, फ्रेश टैलेंट आएंगे, न्यू एडवांस नॉलेज के साथ आएंगे सर, ज्यादा कैपेबल हो सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं सर। बट डिसएडवांटेज है ना, जो पुराने एम्प्लॉइज है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, उनको ऐसा लगेगा सर हमें क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दी गई, हो सकता है वो क्या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे सर, लेबर टर्नओवर बढ़ जाए सर आपका। समझ आया, समझ आया। इसके बाद सर सबसे पहले देखो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के तरीके पढ़े थे, याद है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये क्या था सर, आरएम इंस्टीट्यूट के बाहर के गेट में ना लगा दूं कि मेरे को यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पोस्टर लगा दूं सर। अगला क्या है सर, कैजुअल कॉलर्स, ये क्या होता है, कॉल करते हो और आपको पूछते सर आपको जॉब की जरूरत है क्या सर। अगला क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के तो बहुत सारे तरीके हैं, न्यूज़पेपर कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। अगला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये क्या होता है सर, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जनरली क्या होता है जहां पर कोई पर्सन किसी जॉब में है, किसी फील्ड पे है, वो क्या करता है दूसरे पर्सन से अपने जॉब को एक्सचेंज कर लेता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये ज्यादातर आपको गवर्नमेंट में दिखेगा, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम होता है, कम होता है, ऐसा नहीं होता है, होता है बट कम। अगला है प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट, ये क्या होता है, एजेंसीज के थ्रू, एक आध नाम क्या था, नौकरी.com, जॉब सर्च.com, इंडीड.com,
सर ध्यान रखना, अभी कोई भी आएगा एग्जाम में, मेरे को क्या पता क्या आएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ सर कैंपस रिक्रूटमेंट, ये क्या था सर? कॉलेजेस में कैंपस वगैरह होते हैं, वहां से रिक्रूट किया जाता है नए लोगों को, ठीक है। ये आपको केस स्टडी में पहचान, अच्छा इनसे केस स्टडी आएगी, ये आपको लिखी में थोड़ी बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये नहीं बोलेगा सर। आपको केस स्टडी में पहचानना रहेगा कि किस तरीके का रिक्रूटमेंट है। अच्छा है, इसका भी एक सीक्वेंस होता है, इसका भी एक सीक्वेंस होता है, हमेशा याद रखना सर। अगर एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग बोला तो पहले ये बताओ कि रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या है, ये बताना। फिर मान लो अगर रिक्रूटमेंट निकला तो फिर रिक्रूटमेंट के अंदर बताना इंटरनल एक्सटर्नल, फिर इंटरनल एक्सटर्नल के अंदर बताना कि प्रमोशन ट्रांसफर है कि ये सब मेथड है। इसीलिए जब भी स्टाफिंग की केस स्टडी बनेगी, स्टाफिंग की केस स्टडी में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कम से कम 2 से 3, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कनेक्शन में चलता है, तो 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे सर आपको, ठीक है। उसके बाद कहां था, रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉय, आपके कोई एम्प्लॉय ने, अच्छा लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या था याद है, ये लेबर यूनियन वगैरह से जाते हैं अपन, और अनस्किल्ड वर्कर्स याद रखना सर, अनस्किल्ड यहीं से आएंगे सर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट से। अगला एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, ये आपको पता है सर, वेब पब्लिशिंग, ये फेसबुक वगैरह में, इंस्टाग्राम वगैरह में वेब पब्लिशिंग करवाना सर। अगला क्या हुआ, सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होता है सर, जो एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट के थ्रू अपना रेज्यूमे छोड़ के गए हैं, उन्हीं में से अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले क्या, अच्छा ये तो सब बोलेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, फिर 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 रिक्वेस्ट, इसका सीक्वेंस नहीं तोड़ सकते, आपको इसको सीक्वेंस वाइज ही याद रखना पड़ेगा, और जैसा है वैसा, ना चेंज कर सकते, ना हेडिंग चेंज करोगे ना सीक्वेंस तोड़ोगे, कुछ भी नहीं करोगे सर आप इसको, क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ भी चेंज किया तो बैंड बच जाएगी आपकी। ये पूरा लिखने को भी आता है, केस स्टडी में भी आता है, केस स्टडी में कई बार ऐसा होता है सर कि वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ले चुका है, अब इसके बाद का क्या होगा, कई बार ऐसा होता है सिलेक्शन डिसीजन हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो इसीलिए वैसा ही सीक्वेंस में याद होना चाहिए, आप इसको चेंज नहीं करना, नहीं तो दिक्कत होगी सर। अगला है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मतलब क्या होता है सर, जहां पर हम किसी पर्सन के अंदर कोई स्किल्स डेवलप करते, मतलब स्किल्स प्रोवाइड करते, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या है सर, जो स्किल्स उसे मिल चुकी है वो स्किल को अपन क्या करते हैं और इंप्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देखो सर सबसे पहला क्या दिया हुआ है, मैनेजिंग मैन पावर नीड, सर अगर हम ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करें तो हो सकता है वही जो एम्प्लॉई है जो 10 गुड्स बना रहा था वो 20 बना पाए, मैनेजिंग मैन पावर नीड, अगर वो 20 बना लेगा तो मेरे को एक और एक्स्ट्रा स्टाफ लाने की जरूरत नहीं है सर। दूसरा क्या है, बेटर परफॉर्मेंस, सर जो भी पर्सन कोई चीज पे ट्रेन रहता है तो उसका जो काम करने का तरीका है उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, एफिशिएंट होता है सर। अगला क्या है सर, एटीट्यूड फॉर्मेशन, होता क्या है सर, आप जब भी किसी पर्सन को कोई काम पहले सिखा दो और उसके बाद वो काम को वो करने जाए तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उसका उस काम के प्रति, और अगर आप उसको कोई भी काम बिना सिखाए वो काम दे दोगे तो उसका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा उस काम के लिए। अगला देखो सर, अगला क्या है, हेल्प टू एडप्ट चेंजेस, सर आप ट्रेनिंग देके ही, मान लो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी चेंज करना है, सॉफ्टवेयर में चेंज करना है, या मार्केट के हिसाब से कोई चेंजेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो उस चेंजेस को एडप्ट कर पाए। अगला क्या है, और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, ऑपरेशनल मतलब डे टू डे प्रॉब्लम्स, अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो वो डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। अगला लर्निंग टाइम, सर अगर कोई पर्सन कोई चीज के लिए ट्रेंड है तो उसको सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा सर। आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं सीए हूं सर, टैक्स में हर दिन चेंज आता है, हर आदमी अलग टाइप से चोरी कर रहा है रोड टैक्स में, तो सर टैक्स में अगर मेरे को कोई भी चीज सीखना तो मेरे को टाइम नहीं लगेगा। टैक्स अकाउंट्स, जब मैं पढ़ता था अकाउंट्स तो जीएसटी था ही नहीं सर, मैं मई 2017 में सीए फाइनल पास हो गया और जून में जीएसटी आया था सर, तो बाद में आया है मेरे, जुलाई में जीएसटी आया है, बाद में आया है, तो सर अगर मेरे को अभी जीएसटी की अकाउंटिंग सीखना भी है, इट विल नॉट टेक टाइम, मेरे को 15 मिनट लगेंगे उसके कंसेप्ट्स को समझने में और फिर जीएसटी की अकाउंटिंग कर लूंगा, क्योंकि यही मेरी फील्ड है, यही मेरा एरिया है। तो क्यों, क्योंकि मैं सर इसके लिए पहले ही ट्रेन हो चुका हूं। अगर मेरे को पहले इन चीजों के लिए, अकाउंट्स के लिए मेरे को पहले 3 साल, 3.5 साल, 4 साल ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा ये चीज अडॉप्ट करने में, नहीं लगता सर। आई बात समझ। अगला देखो सर, बेनिफिट टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट है सर, सबसे पहला देखो क्या है, कैरियर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं सर। अगला क्या है, अर्निंग मोर, नेक्स्ट, और नेक्स्ट, अगला है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, 2 टाइप के सर, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब क्या होता है सर, जॉब परफॉर्म करते करते ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और ऑफ द जॉब, जॉब के पहले
या जॉब ओवर होने के बाद, वो होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, इसके बाद सर जॉब ये ट्रेनिंग के कुछ टाइप्स है सर। सबसे पहला क्या होता है, अपेरेंटिसशिप प्रोग्राम या ट्रेनिंग, ये क्या होता है? नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहा है सर। अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग या प्रोग्राम वो होता है सर जहां पर कोई आपका मास्टर होगा या आपका कोई बॉस होगा जिसके अंडर रह के आप काम सीखोगे, दैट इज कॉल्ड अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग। सारी बात समझ, जैसे आप सीए बनोगे तो सीए में होता है पहले 2 साल इंटर्नशिप। जब आप इंटर्नशिप में होते हो तो आप किसी के अंडर रह के, आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, पढ़ाई चल रही है सर अभी। ठीक है, पढ़ाई आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, आपको डिग्री नहीं मिली है। जब तक डिग्री नहीं मिलती और कोई काम सीखते हो, दैट इज इंटर्नशिप। डिग्री मिल गई उसके बाद कोई काम करते हो, दैट इज सर अपेरेंटिसशिप। क्या बोला, समझ आया? बेटा दिमाग में, इवन डॉक्टर्स के साथ भी यही है। 4 साल डॉक्टर्स पढ़ाई करते, 5वें साल उनकी इंटर्नशिप चलती है। जब तक वो इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करते, उनके जितने भी आवर्स वगैरह रहते हैं इंटर्नशिप के, वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उन्हें डिग्री मिलती है। और फिर डिग्री मिलने के बाद अगर वो किसी और बड़े डॉक्टर के अंदर काम सीख रहे हैं तो वो अपेरेंटिसशिप है। समझ आया क्या बोला? ठीक। अगला इंडक्शन और ओरिएंटेशन, ये क्या होता है सर? जहां पर पुराने एम्प्लॉयज को नए एम्प्लॉयज से क्या करते हैं, मिलवाते हैं सर। रीजन क्या है सर? क्लैशेस ना हो, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो। सर पुराने एम्प्लॉयज नए एम्प्लॉयज को सर कंपनी के नए रूल्स रेगुलेशन लॉज वगैरह समझा सके, ये सब रीजन है सर। कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक ऑफ अ ट्रेनिंग अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये कौन सा है सर? वेस्टिबुल स्कूल। इसकी पहचान कैसे थी सर? डमी मॉडल या फिर एक और वर्ड बताया था? वेरी गुड, डमी मॉडल या फिर प्रोटोटाइप। अगर ये अगर डमी मॉडल या प्रोटोटाइप है, उसके थ्रू अगर आपको कोई काम सिखाया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुल स्कूल। याद आया? जहां पर आपको सर बड़ी मशीन के एक सर प्रॉपर प्रोटोटाइप या डमी मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस में आप लर्निंग करते हो, सीखते हो और उस चीजों को बड़ी मशीन्स पे अप्लाई करके काम करते हो सर। याद है मैं आपको इसका रेगुलर क्लासेस में एग्जांपल भी दिया था, वो आप लोग वोल्केनो वाला बचपन में एग्जांपल करते हो ना, स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हो वोल्केनो वाला, जहां पर आप वोल्केनो निकाल निकाल के मजे लेते रहते हो, वेस्टिबुल स्कूल। आ रहा है समझ? बेटा दिमाग में? ठीक।